गतिविधियां छोड़ के सिर्फ ये 2 गतिविधियां करनी चाहिए। ये महीना बिल्कुल भी यूट्यूब की दुनिया पे जाने का नहीं है। ये महीना बिल्कुल भी मैराथन जैसी स्थितियों में जाने का नहीं है। ये महीना सोशल मीडिया के ऊपर माहौल बनाने का नहीं है। ये महीना ऐश मौज करने का नहीं है, आराम करने का नहीं है। ये महीना सिर्फ और सिर्फ आपके इस चीज़ का है। अगर कोई स्टूडेंट इस महीने को इसके इतर कुछ करता है, तो मान के चलिए कि वो असफल होगा और बाद में वो सिस्टम को दोष देता हुआ नजर आएगा। और अगर कभी पढ़ने का मोटिवेशन न मिले ना, तो थोड़ा सा ये सोचना, 2-5 मिनट का समय लगेगा कि अगर फेल हो गए तो उसके बाद मेरे पास प्लान क्या है। 2 मिनट के लिए सोचना आप, तो आपको अपने आप ही मोटिवेशन मिल जाएगा पढ़ने का। अगर आप 12-12 घंटे सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि अब खूब टाइम पढ़ा है, दैट्स वाई, जो भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आपको ये लगे कि पढ़ाई नहीं हो रही, तो सोचना कि जनवरी में परीक्षा हो जाने के बाद में जब आपके स्कोर 150-60 पे ठहरेंगे ना, उस समय आपको खुद पे शर्म आएगी कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से मेहनत कर रहा था, क्योंकि मैंने पहला वीडियो अगस्त 2024 में जारी किया है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, जनवरी 26 तक 1.5 साल होते हैं। अगर उस दिन से कोई फॉलो कर रहा है तो 1.5 साल तैयारी होती है। और 1.5 वर्ष की तैयारी के बाद भी अगर आप 150-60 के लायक हुए हैं, तो तय मानिए कि आप नौकरी के लायक नहीं, आप मजे कर रहे हो और आप एक सीरियस स्टूडेंट नहीं है। बेहतर है ये सब चीज़ें छोड़ के काम धंधा करिए, आप आगे भी सफल होने वाले नहीं। अगर आप मतलब 1.5 साल मेहनत करने के बाद में भी अगर आप 50% पे पड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आप गंभीर स्टूडेंट नहीं है। आपने खूब गलतियां करी और अगर यही जारी रही तो आगे भी कोई संभावनाएं नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नहीं हो रही है ना पढ़ाई, तो सोचना एक बार कि जनवरी में जब आपकी परीक्षाएं होगी, तो उस समय आपकी स्थितियां क्या होगी। उस समय अगर यही स्कोर 220-30 चला गया ना, तो अंदर से खुशी होगी कि मेहनत की तो भले ही की, और बाद में नया टारगेट सेट करोगे, फर्स्ट ग्रेड का, आरएएस का, जो भी करोगे। बट 150-60 पे ठहर गए तो जिंदगी खत्म सी हो जाती है। मतलब कंपटीशन का ये जीवन जो है ये खत्म हो जाता है। नए जीवन में आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बट ये जो टारगेटेड है आपने बीएसटीसी या बीएड जो भी किया है, उसका कोई फिर यूटिलाइजेशन नहीं रह जाता। तो थोड़ा कड़वा बातें हैं, मगर मगर ये सच बातें हैं, इसको आप स्वीकार करिए। आज नहीं करोगे तो 6 महीने बाद मेरी ये बातें आपको सही लगे। आज मुझे आप डेरोगेटरी शब्द भी मेरे लिए यूज कर सकते हो, कैसे कैसे कह दिया, हम ये कर सकते हो आप। और आप कोई करके भी कुछ उखाड़ नहीं रहे हो, हमने ये सारी चीज़ें पहले कर रखी है, इसलिए इस दावे के साथ कह देते हैं। तो ध्यान रखना, जनवरी का महीना केवल रिवीजन और अभ्यास का है, कुछ भी नया पढ़ने का नहीं है। नया पढ़ने का नहीं है। अगर आप नया पढ़ रहे हैं जनवरी में भी, तो डेफिनेटली आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि नया पढ़ा हुआ तभी काम देता है जब उसको 4-5 बार पढ़ा जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है, अन्यथा कोई काम का नहीं है। इसलिए मैं जनवरी को इन 3 माह में काउंट नहीं कर रहा हूँ। दिसंबर तक जो पढ़ाई होनी है वो हो जाएगी। जनवरी में तो केवल वही पढ़ा जाएगा जो दिसंबर तक आपने पढ़ा है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखना। अब उसके बाद मैं आगे बात कर रहा हूँ। अभी आपका जो समय सारिणी है, आपका जो टाइम टेबल है, वो बिल्कुल परफेक्ट रखना, नहीं तो क्या अस्त व्यस्त हो जाओगे। अगर आपका टाइम टेबल ठीक नहीं है, तो निश्चित मान के चलिए कि आप है वो इतने उलझ जाओगे, और उलझा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, बस चिंतित होकर सो जाता है। जब जब आपको लगे ना कि सुबह शाम कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सो रहे हैं, अंदर बोझ सा लगे, टेंशन सी लगे, ऐसा लगे कि यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ याद भी नहीं है, उलझे पड़े हो आप। ऐसा तब होता है जब हम उलझते हैं। और व्यक्ति उलझता कब है, जब उसका टाइम टेबल सही नहीं होता, जब उसका कोई प्लान नहीं होता। प्लान के बिना व्यक्ति उलझ जाता है, और उलझा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। सुबह से शाम तक की प्रोडक्टिविटी जीरो है। इसलिए कोशिश करना कि उलझना नहीं, और टाइम टेबल रखना। टाइम टेबल में क्या करना है, 3 चीजें करनी है अब आपको। देखो, मैं यहाँ पे कोई नई सामग्री नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि सामग्री का काम मैंने अगस्त और मार्च 25 में कर लिया था। उसके बाद सामग्री की दौर खत्म हो गए थे, फिर तो आपको उन्हीं सामग्री को बार बार पढ़ना होता है। पहली चीज ये, समय सारिणी में आपका टाइम टेबल एटलीस्ट 3 पार्ट में होना चाहिए। आप 3 शिफ्ट लगानी चाहिए, चाहे 2-2 घंटे की लगाओ, चाहे 3-3 घंटे की लगाओ, चाहे 4-4 घंटे की लगाओ। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि 4 घंटे लगातार बैठना नहीं है। शिफ्ट का मतलब ये है कि आपने 1-1.5 घंटा बढ़िया पढ़ लिया, फिर 2-5 मिनट घूम लिए, या कुछ बात कर ली, या फिर 1-1.5 घंटा फिर पढ़ लिया, फिर 1-2-5 मिनट आप थोड़ा मेंटल को रिलैक्स दे दिया। शिफ्ट का मतलब ये होता है। ऐसे कुर्सी पे 6 घंटे चिपके रहना, ये कोई शिफ्ट नहीं है। बस मानसिक रूप से भी तैयार होना जरूरी है। 3 शिफ्ट में एक पहली शिफ्ट होनी चाहिए, एक शिफ्ट होनी चाहिए राजस्थान के जीके की। राजस्थान जीके की क्यों करनी है? क्योंकि L1 हो चाहे L2 हो, इसमें राजस्थान जीके का एक बड़ा सेगमेंट है आपके कोर्स में, आपको अच्छे से पता है। इसमें इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी सारा है उसमें। जिसको जितना वेटेज है उसको उतना टाइम देना है आपको। तो एक पार्ट एटलीस्ट दिन में एक बार राजस्थान जीके का एक समय आपका निर्धारित होना चाहिए। इतिहास पढ़ ली, फिर रैंडमली बाद में इतिहास पूरी होगी, भूगोल पढ़ लो, भूगोल पूरी होगी, संस्कृति पढ़ लो, ऐसे इतिहास घूमती रहनी चाहिए। ठीक है। अब कई लड़के क्या करते हैं, लड़के लड़कियां सारी क्या करते हैं, वो पूरा दिन इतिहास राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं। तो देखो, राजस्थान जी के पढ़ के आप बहुत अधिक लीड नहीं ले सकते, पेपर बहुत सामान्य आता है। बहुत अधिक पढ़ने के बावजूद भी मार्क्स तो वही आने। तो फिर इससे अच्छा है कि केवल राजस्थान नहीं, बैलेंस होना चाहिए सारा। एक पार्ट आप राजस्थान जीएस को दो ही दो।
एक पार्ट आप विषय को दे दो, सब्जेक्ट को। अब जैसे आप सेकंड लेवल के हैं तो सामाजिक वाले सामाजिक को दे दो, विज्ञान वाले विज्ञान को दे दो, हिंदी वाले हिंदी को दे दो, उर्दू वाले उर्दू को दे दो, इंग्लिश वाले इंग्लिश को दे दो। तो इस तरह से एक पार्ट आप सब्जेक्ट को दे दो और एक पार्ट आप जो मेथड्स हैं सारे, है ना, जैसे शिक्षण विधियां हैं और मनोविज्ञान है, और इसके अलावा आपकी जो विधियां हो गई, मनोविज्ञान हो गया, आईसीटी हो गया, और प्रबंधन का जो भाग है ये बिंदु है। तो जीके और विषय के अलावा शेष बचा हुआ सारा सारा ये आ जाता है। तो 3 सेगमेंट होने चाहिए आपके, ठीक है। अब आपके जैसे मान लो कि राजस्थान जीएस ज़बरदस्त तैयार है, तो फिर आप उसको 1-2 घंटे पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, ठीक है। और विषय थोड़ा कमज़ोर है तो इसको 5 घंटे कर लीजिए, और विधियाँ ठीक-ठीक है तो उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए। आपको लगता है कि सब्जेक्ट बहुत आउटस्टैंडिंग कर रखे हैं आपने, तो इस स्थिति में सब्जेक्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, राजस्थान जीके को बढ़ा दीजिए। अब ये आप अपने अनुसार इसको थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कर लीजिए। क्यों, सबके सेम नहीं होता ना, किसी का कुछ अलग अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दिन में 3 सेगमेंट करिए। इससे क्या होगा, 100% सिलेबस साथ में चलेगा, तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। दूसरा क्या होगा, अगर आप जैसे एक सेगमेंट ही पूरा दिन पढ़ते हैं, फिर ये पूरा करने के बाद ये शुरू करेंगे, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। लो क्यों होगा, आपको लगेगा कि यार 3 महीने में ये होगा, 2 महीने में ये होगा, तो फिर वापस इसको शुरू करेंगे तब ये भूल जाएंगे, फिर ये करेंगे तब ये भूल जाएंगे। तो 100% सिलेबस साथ लेके चलने का ये फायदा होता है कि अंदर मोटिवेशन बना रहता है, कि लगता है कि कुछ पढ़ रहे हैं हम, पहली चीज। अब आप कहोगे सर मैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई है, तो मैं तो उस शेड्यूल में चल ही नहीं पा रहा हूँ, इस शेड्यूल में हो तो मैं तो टेस्ट के अनुसार चल रहा हूँ। अब आप देख लेना आपको क्या करना है। टेस्ट सीरीज अगर इस अनुसार है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ने में ही फायदा है। क्यों, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर अब वो दौर है कि अब टॉपिक टेस्ट का दौर नहीं रहा बेटा, अब दौर रहा है फुल टेस्ट देने का। और मैं तो ये कहूँगा कि 15 दिसंबर या उससे पहले तक कोई भी टेस्ट सीरीज है तो छोड़ दीजिए आप। दिसंबर जनवरी में टेस्ट सीरीज देना ही नहीं होता है, क्योंकि वो पेपर कई बार ऐसा सेट कर देते हैं बड़ी बड़ी पुस्तकों से कि आपका मोरल डाउन हो जाएगा। जबकि मैं बताऊं आपको, बोर्ड के पेपर जो है बहुत सामान्य पेपर आते हैं, उसमें आपको बहुत अधिक पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पे रहोगे ना, जैसे विज्ञान है L2 का, L2 के विज्ञान के जो टॉपिक है वो बच्चा अगर 10th तक की किताबें और कुछ टॉपिक 11-12 में भी है उतना कर लेंगे ना, उसका एक भी % सब्जेक्ट से बाहर नहीं जाना है। एसएसटी की भी सेम स्थितियां हैं, जो टॉपिक नहीं मिल रहे हैं वहां बोर्ड में वो कोई गाइड से पढ़ लो आप, ठीक है ना। तो आपका पूरा टारगेट जो है वो बेसिकली 6th और 10th तक रहना चाहिए, और जो टॉपिक 11-12 में मिलते हैं थोड़ा बहुत उन पे जाना चाहिए। आपको बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लाके उसमें उलझना ही नहीं, बिल्कुल। राजस्थान जीके हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे विधियां हो, आप अपनी सामग्री रखो पास में, और जो सामग्री आपके पास ऑलरेडी है आपने पढ़ी उसी को पढ़िए। अब बड़े बड़े पोथों में मत फंसना, क्योंकि इनके पेपर बहुत आसान आते हैं, और जहाँ सिलेबस बहुत अधिक होता है वहाँ पेपर आसान ही आते हैं। हाँ, सब्जेक्ट का पेपर हो ना तो फिर स्थितियां बिगड़ती हैं। आरपीएससी वास्तव में थोड़ा टफ करती है, लेकिन बोर्ड की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपके यूं कहिए कि बहुत अधिक गहराई में जाए। बोर्ड ऐसा जनरली नहीं करता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसमें सभी साथ लेके चले। इसमें क्या होगा, 100% सिलेबस चलता रहेगा, प्लस साथ में क्या होगा, मोटिवेशन बना रहेगा अंदर से। और दूसरा क्या होगा कि बिल्कुल बिजी रहोगे पूरा दिन, जितना व्यस्त रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो आपकी ये बिल्कुल टाइम टेबल जो है वो बिल्कुल सुव्यवस्थित होना चाहिए। एटलीस्ट सप्ताह में 6 दिन तो आप इस टाइम टेबल से चलें। एक दिन भले आप कहीं घूमने चले जाएं, रेस्ट कर लें या थोड़ा बहुत रिवीजन कर लें, ठीक है ना, परंतु कोशिश ये करें कि सप्ताह में 6 दिन तक, 5-6 दिन तक ये शेड्यूल आप फॉलो करें। तो इस शेड्यूल को फॉलो करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, बाकी देखो परीक्षा, भर्ती सब टाइम पे है। मार्केट के अंदर वापस अभी माहौल शुरू होगा कि अभी तक भर्ती नहीं आई है, परीक्षाएं आगे जाएगी, ऐसे माहौल से बिल्कुल दूर रहना। क्यों, क्योंकि एग्जाम सारे टाइम है, गवर्नमेंट इस समय सारी परीक्षाएं टाइम पे करवा रही है, विज्ञापन भी टाइम पे आ जाएंगे, सब चीज़ें टाइम पे है। आप मन में बिल्कुल ये गलत फहमी मत रखना कि एग्जाम नहीं है या दैट, जो भी इस टाइप की बात है, ये चीज़ें आपका दिमाग खराब करेगी। मैं आपको बताऊं, बहुत कड़वी बात बताता हूँ। इस समय हालत ये है कि मार्केट का 90% स्टूडेंट, बिल्कुल अभ्यर्थी, बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, सिर्फ भीड़ बना हुआ है। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप जहां कहीं टेस्ट अगर दे रहे हैं, अब उस टेस्ट का रिजल्ट देखना एक बार आप। कितने प्रतिशत बच्चे हैं, टोटल कितने बैठे हैं, उसमें से कितने प्रतिशत है जो 60% से अधिक नंबर लेके आ रहे हैं। 60% का मतलब होता है कि 300 में से 180। एक 60 छोड़ो, 55% कर लो आप। चलो 60% तो फिर भी ठीक है, 50-55% से नीचे कितने, ऊपर कितने हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा ये वास्तव में। अब ये तो टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं, जो वास्तव में गंभीर होते हैं वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जिनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि कई बच्चे गंभीर होते हैं तो मोस्टली क्या है कि बच्चा तैयारी करने वाला टेस्ट ज्वाइन कर लेता है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी में होते हैं और टेस्ट ज्वाइन नहीं भी करते, वो काउंटिंग थोड़ी अलग हो गई। तो उस जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उसमें भी आप रेशियो देख लेना।
तो 90% ऐसे हैं जो माहौल में बने हुए हैं। कई लोग तो दिखावे में पढ़ रहे हैं जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। कई लोग तो घर से दूर इसलिए बैठे हैं कि वहाँ पे मौज कर सके, क्योंकि घर पे काम करना पड़ता है, घर पे माँ बाप की नज़र रहती है। तो यहाँ से शहर गांव छोड़ के शहरों में बैठे हैं कई। मैं बता रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे हैं जो शहर बैठे हैं, सिर्फ मौज कर रहे हैं, माँ बाप के पैसे उड़ा रहे हैं और घर वालों के साथ धोखा कर रहे हैं। तो 2-4 साल और धोखा करेंगे, उसके बाद में वैसे ही ज़िंदगी खत्म हो जाती है। मतलब ये कॉम्पिटिशन की जो ज़िंदगी है, ये जो पढ़ाई की ज़िंदगी है, ये खत्म हो जाती है, नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो 100 में से 90% बच्चों की तो ये हालत है कि वो शहरों में बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, घर वालों के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, अपने साथ दो चारों को और लपेट लेते हैं। और ये बात लड़के और लड़कियां दोनों पे बराबर लागू होती है, क्योंकि पास में रहेंगे तो मॉनिटरिंग रहती है, नज़र रहती है। इससे छोड़ छुड़ा के कोई सूरतगढ़ चला गया, कोई जयपुर चला गया, और कोई बाड़मेर आ गया है, कोई जोधपुर चला गया। कई बच्चे पढ़ते हैं बहुत, जयपुर बैठे बैठे पागलों की तरह मेहनत करते हैं, सूरतगढ़ में भी मेहनत करते हैं। और उसी सूरतगढ़ के अंदर 100 में से आप छांट के देख लो, 10-12 ढंग से पढ़ रहे हैं, 80-90 मौज कर रहे हैं, उन्हीं पे मार्केट चल रहा है। तो आपको इन चीज़ों, क्योंकि अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 90% ऐसे है ना, तो आपको भी वो अपने साथ शामिल कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि व्यक्ति खुद को पता होता है कि वो बर्बाद हो रहा है, तो वो क्या करता है कि 2-4 को और भी साथ ले लेता है। तो बहुत ब्राइट बच्चे मैंने बर्बाद होते हुए देखे हैं, क्योंकि ये जो अच्छी लगने वाली चीज़ें होती है ना, वो हमेशा खराब रास्ते पर चलती है। जो चीज़ें हमें करना मज़ा आता है ना, कि ये ठीक है, उसमें ज़्यादा माथा-फोड़ी नहीं है, वो चीज़ें अक्सर आपको बर्बादी की ओर ले जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि ये ऐसे जो रुलियार लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 2-4 को और को अपने साथ लपेट लेते हैं, और वो फिर उनका एक गुट बन जाता है। वो 4 से 5 होते हैं, 5 से 7 हो जाते हैं, 7 लड़के हो गए तो फिर उसमें 3-4 वो लड़कियों को भी साथ में हो जाता है। ऐसे करके पूरा का पूरा मामला खराब कर रखा है। तो होता क्या है इससे? इससे ये होता है कि आप लोग कम से कम इन चीज़ों से बचना। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इन परीक्षा और भर्ती वक्त सब समय पे है, उलझना नहीं है। अपने इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली लागू कीजिए आप। जनवरी में तो आपका टाइम टेबल अलग होगा, अपन दिसंबर में बात करेंगे लास्ट तारीख को, इस साल के लास्ट दिन बात करेंगे कि जनवरी में आपको क्या करना है। 3 महीने आप बिल्कुल इस टाइम टेबल से चलना, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गायब हो जाना। गायब होने का मतलब है कि लाइब्रेरी में डिस्टर्ब हो रहा है तो लाइब्रेरी छोड़िए, रूम में बैठ जाइए, या ऐसी लाइब्रेरी जाइए जहाँ अपन को कोई नहीं जानता। मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल छोड़िए, उसको बंद कर दीजिए, दिन में आधा पौना घंटा ही देखिए, वो भी फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। किसी से भी बात करना इतना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। घर परिवार डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए, हालांकि कम करता है, कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए। मतलब मेरा ये है कि लास्ट 3 महीने आप है वो बिल्कुल गायब होके पड़ी, क्योंकि आप अब तक आपके पास मटेरियल जो है वो आपने वैसे ही चुन रखा है। अब इस समय फंक्शंस भी हैं, बहुत सारी दीपावली की छुट्टियाँ भी आएगी, बहुत सारे कार्यक्रम भी आएँगे। मुझे लगता है हमें इन सब से बचना चाहिए, और इस समय आपकी सबसे अच्छी कोई मित्र है, तो वो है आपकी पुस्तकें, आपकी पाठ्य सामग्री, आपके पास में जो कुछ भी पढ़ने के लिए है, वो सारी की सारी जो है, वो सबसे अच्छी मित्र है इस समय। और मुझे लगता है कि इसके इतर आप अगर किसी से बहुत गजब तरीके से जुड़े हैं, तो वो सारी की सारी नुकसानदायक है। कोई रिश्ता स्थायी नहीं है, कोई भी मतलब जो आप मित्रताएँ करते हो, चाहे दोस्त जैसे 4-5 लड़के हैं, 1 लड़का और साथ में आ गया, कोई फ़ायदा नहीं भैया, असफल होने के बाद में अकेले रहोगे। कोई साथ खड़ा नहीं होगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ। सफल होने वाले लोग विद्यालय में जाके जॉइन करेंगे, और हम असफल हो जाएँगे। कोई किसी का नहीं है, असफलता के बाद बहुत बुरी हालत होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने खूब देखी है। और अगर आपको फिर भी एहसास नहीं है, तो मैं वैसे कहा ये जाता है ना कि व्यक्ति ठोकर खा के ही सीखता है, बातों से नहीं सीखता। तो मैं भले कितना ही कह दूँ, लेकिन सीखोगे आप तभी जिस दिन आपको ठोकर लगेगी, उस दिन आपको लगेगा कि माँ सही कह रहे थे सर, सर ने गलत नहीं कहा था। तो मैं अभी आपको चेता रहा हूँ, अभी आपके पास 3 प्लस 1 4 महीने का टाइम है, एटलीस्ट अभी भी सुधर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। खुद को इतना व्यस्त रखिए कि इतना व्यस्त रखिए कि आपको कोई भी दूसरा काम दिमाग में आए ही नहीं। ओवर थिंकिंग जैसी प्रोसेस पता है कब होती है? जब आप खुद को व्यस्त नहीं रखते। आप अपनी ऊर्जा पढ़ते हो ना, जब आपने पढ़ी होगी राजस्थान की ऊर्जा की स्रोत, तो उसमें एक चीज़ आती है, उसमें एक बिंदु लिखा होता है कि अधिष्ठापित क्षमता, ठीक है? और दूसरा आता है कि कुल उत्पादित ऊर्जा। अधिष्ठापित क्षमता का मतलब होता है कि उस जैसे कोई विंड मिल है, तो वो विंड मिल साल भर में कुल कितना हाईएस्ट प्रोडक्शन कर सकती है, वो उसकी क्षमता है। और वास्तव में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो उसका कुल उत्पादन है। इसलिए अगर एक व्यक्ति अपनी अधिष्ठापित क्षमता से कम काम कर रहा है ना, तो सीधी सी बात है कि बचे हुए समय में वो ओवर थिंकिंग करेगा। इसलिए कोशिश करिए कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़िए, उससे अधिक ही करिए, ताकि ये ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें ही नहीं होगी, आपको कोई याद नहीं आएगा। आप इतने उलझे रहोगे अपनी किताबों में कि आपको कुछ भी चीज़ें
मस्तिष्क में नहीं आएगी। फिर आपका, क्योंकि अब जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना, तब तक आपको ओवरथिंकिंग की समस्या होगी, आप चिंता में जाने के और अग्रसर होंगे। लेकिन अगर आप बहुत अधिक व्यस्त रखोगे, अपनी क्षमता है, उससे अधिक क्षमता से अधिक काम करने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति 9-10 बजते तक आते-आते उसको ज़हरें आनी शुरू हो जाती है, नींद आने लगती है। क्यों? पूरा दिन इतना पड़ा है कि अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये होती है क्षमता को टच कर लेना एक बार। फिर सो जाओ, खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, तब जाके रिज़ल्ट निकलते हैं। और मैं सिर्फ इतना समझता हूँ कि जो कोई विद्यार्थी सिर्फ एक ध्येय के साथ आगे बढ़ता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मेरी प्रिपरेशन के दौरान मैं कहीं कमी नहीं रखूँ बस। सिलेक्शन होना नहीं होना ये बात आप दिमाग में मत लाओ। क्यों? क्योंकि जिसने भी बेस्ट दिया है, वो व्यक्ति बेरोज़गार नहीं रहेगा। वो इस वैकेंसी में होगा, नहीं तो और किसी दूसरी वैकेंसी में अट जाएगा। पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप बेस्ट देते हैं ना, तो पहली बात तो है कि उसी में हो जाते हैं, क्योंकि बेस्ट देने वालों का नंबर जो है वो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। बेस्ट देने के बाद में पश्चाताप भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई मैं मेरी पूरी ताकत के साथ मैंने कर लिया, अब नहीं होता तो अलग इश्यू है। और अगर आप बेस्ट नहीं देते हैं, तो फेल होने के बाद रिग्रेट होता है कि काश मैं बेस्ट देता, मैं दे सकता था और मैं दे नहीं पाया। और रिग्रेट का मतलब होता है कि हर दिन व्यक्ति जो है वो मरता है। हर दिन व्यक्ति सोचता है, हर दिन व्यक्ति है वो मरता है। इसलिए हर दिन अपनी समीक्षाएं कीजिए। रात को सोते वक्त सोचिए कि आपने आज अपना बेस्ट दिया है कि नहीं दिया है। या कहीं घूमने फिरने गए थे, लोगों के साथ मौज करने गए थे, फिर सोचना कि क्या आप इस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। क्या आगे की आपकी 40 साल की जो ज़िंदगी है, वो ऐसे करने से क्या अच्छे से गुजरेगी? क्या ऐसे करने से आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी? क्या ऐसे करने से आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी? क्या ऐसे करने से आपका नाम रोशन होगा? सोचना, जब भी कोई काम करो उससे पहले कुछ प्रश्न करना कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या वास्तव में मेरी ग्रोथ का कारण बनेगा ये? तब आपको कुछ अंदर से जो है ना अंतर्मन, वो आपको आवाज़ देगा कि बेटा ये गलत है। आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं, तब भी जैसे कोई भी काम करने से पहले सोचना, 4 प्रश्न पूछना कि क्या ये कार्य मेरे जीवन को आगे ले जाएँगे? क्या इन कार्यों से मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम, समाज प्रतिष्ठा बढ़ेगी या घटेगी? इस काम से हो सकता है इस समय आपको आनंद मिल रहा हो, लेकिन क्या ये काम आपको बेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देगा? और इन प्रश्नों के उत्तर हर स्टूडेंट को पता होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई काम करो, एटलीस्ट कुछ प्रश्न खुद से करिए आप। बच्चे नहीं रहे अब आप। और खुद को खूब व्यस्त रखिए और हर दिन खुद की समीक्षा कीजिए कि आज मैंने जो कुछ किया है, वो क्या मैं वही करने यहाँ पे आया हूँ? अब जैसे किसी बच्चे ने 12 घंटे पढ़ाई करी, अब वो क्या प्रश्न करे? वो ये यही करने आया हूँ, यही करने आया हूँ। बस उत्तर एक ही जवाब में मिल गया। अगर वही उसका कोई साथी है, कोई पार्टी करने चला गया है, कहीं क्लब में चले गए, नाइट आउट करने चले गए, अब वही स्टूडेंट जब ये पूछेगा मैं क्या ये करने आया हूँ? क्या मैं इसीलिए मेरे माँ बाप वहाँ परेशान होकर पैसे भेज रहे हैं? क्या ये करना मेरे आगे भविष्य के लिए, ये काम करने के लिए बाद में समय है आपके पास में? तो इतना ही कहूँगा कि हर दिन अपना जो है वो आप दीजिए, बेस्ट दीजिए और इन सारी चीज़ों से बच के रहिए। जितना आप इस चकाचौंध भरी महानगरों से, चकाचौंध भरी दुनिया से बच के रहोगे, उतना ही बाद में आप जो है वो लाइमलाइट में आओगे। और अभी आप अगर ये सब ऐश-मौज करते हो तो कोई रोकने वाला नहीं है, मैं तो कौन कहने वाला, मैं तो ठीक है ऐसा शिक्षक हूँ जो खरी-खरी कह देता हूँ और मैं वही कहता हूँ जो मैं देखता हूँ। मैं कभी भी आदर्शवादी बातें नहीं करता, मैं निकटता से जो चीज़ें देख रहा हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, नोटिस करता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ क्योंकि स्टूडेंट लाइफ़ से मैं भी गुज़रा हूँ। तो मुझे पता है क्या होता है, हालाँकि हमारी पीढ़ी अलग थी थोड़ी-सी, अब थोड़ी पीढ़ी अलग है। तो अब थोड़ी और ख़राब चीज़ें होने लग गई हैं। तो इसलिए मैं बार-बार चेताता हूँ, संकेतों में बात करता हूँ। समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते और कई बार समझ के भी असमझा या क्या बोलते हैं उसको